हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी बोले तो भारतीय संविधान। अभी तक हमने सिर्फ इलेक्ट्रिकल फिजिक्स ही पढ़ाया था आपको, लेकिन आज से हमारा चैनल ल्यूसेंट स्टडी ऑलराउंडर प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। अब हमारा चैनल जीएस से रिलेटेड भी सारे सब्जेक्ट्स का स्टडी कराएगा, साथ में मैथमेटिक्स का स्टडी भी कराएगा। मतलब किसी भी एग्जाम में आने वाले जो भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे नॉन टेक्निकल हो चाहे टेक्निकल हो, सारे सब्जेक्ट्स का स्टडी कराया जाएगा। तो हमारा आज का टॉपिक है क्या? भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान की जो नींव रखी जाती है वो कैसे रखी गई? तो जब भैया भारतीय संविधान की नींव रखी गई थी तो उसकी नींव कहां से रखी गई, तो उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आप सभी ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि बैटल ऑफ प्लासी, सभी बच्चे पढ़ते हैं, सभी को पता होता है कि बैटल ऑफ प्लासी सन 1757 ईस्वी या 1757 एडी में हुआ था। अब ये जो 1757 का युद्ध था ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था और यहीं से भारतीय संविधान की नींव रखी जाती है। तो ये किस किस के बीच हुआ था सर? ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराजउद्दौला। सर नवाब कौन होते थे? नवाब होते थे जिसको राजा बोलते हैं, राजा यानी शासक, शासक को ही नवाब बोलते थे, यानी कि मुगलों में नवाब और हिंदुओं में उसको सम्राट बोल दिया जाता था। दूसरी तरफ कौन था सर? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से शासक कौन था? कौन था जो फौज का नेतृत्व कर रहा था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उसको कमांडिंग चीफ कौन था? कमांडिंग चीफ थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव इधर से कमांडिंग चीफ थे, दूसरी तरफ से सिराजउद्दौला प्लस फ्रांसीसी आर्मी, फ्रेंच आर्मी जिसको फ्रांस बोलते हैं ना, वही की जो आर्मी थी। भैया जब भारत में अंग्रेज लोग आए थे ना, यूरोपियन शक्तियां, तो तब फ्रेंच भी आए थे, ब्रिटिशर्स भी आए थे, डच वाले भी आए थे। तो तीनों शक्तियां आपस में भिड़ी थी, तो इनों का 36 का आंकड़ा रहता था। ठीक है, ऐसा नहीं है सारे यूरोपियन मिलकर भारत पर राज किए, उनका एक 36 का आंकड़ा था, आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। तो जो फ्रेंच वाले थे वो भारतीय शासकों के साथ लग जाते थे और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं तब आपस में लड़ाई होती थी, युद्ध होते थे। तो जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था वो बंगाल के नवाब वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। तो सर क्या इससे पहले बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं था क्या? थोड़ा बहुत था, यानी कि 100% नहीं था, बोल सकते हैं 100 में से 40% शासन ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी बंगाल में। और जो हाई अमाउंट में जो ज्यादा बड़ा शासन था वो किसका था? सिराजउद्दौला का। सिराजउद्दौला किसकी मदद से शासन करता था? फ्रेंच वालों की। यानी इसको जो हेल्प करती थी वो फ्रांसीसी आर्मी करती थी, यानी फ्रांस से इसके लिए तोप गोले आते थे। तो सर ये इसमें वॉन कौन हुआ, जीता कौन? इसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। वॉन, विनर कौन हुआ? रॉबर्ट क्लाइव। सर फ्रांसीसी लोग इतने मजबूत होते थे, इतनी ज्यादा खतरनाक आर्मी थी फ्रांस वालों के पास, सिराजउद्दौला की हेल्प कर रहे थे, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी से कैसे हार गए सर? भैया ये जो रॉबर्ट क्लाइव है ये इतना ज्यादा चालाक था, इसने जो युद्ध किया वो बारिश के मौसम में किया। अब बारिश के मौसम में उस जमाने की जो तोप थी, तोप गोले थे, वो कार्य नहीं करते थे, यानी बारूद सील जाती थी। तो जब भैया फ्रांसीसी आर्मी की तोप ही नहीं चली तो कौन जीतेगा? रॉबर्ट क्लाइव ही जीतेगा ना, सीधी सी बात है। तो यहां से कौन विनर होता है? रॉबर्ट क्लाइव। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कहाँ आ गया? बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आ गया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद शासन ना करके फिर से इसी का एक और शासक बैठा दिया, यानी भारतीय शासक को ही दोबारा से बैठा दिया। किसको बैठा दिया? इसी को बैठा, सिराजउद्दौला को। फिर एक दूसरा युद्ध होता है जिसका नाम क्या था? बैटल ऑफ बक्सर, जिसको बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर का युद्ध के नाम से जाना जाता है। वो कब हुआ था सर? सन 1764 ईस्वी में। ये किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। सर ये हेक्टर मुनरो कौन था? हेक्टर बोले तो ट्रैक्टर, ट्रैक्टर वही वाला ट्रैक्टर नहीं, ये एक व्यक्ति था हेक्टर मुनरो, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्मी चीफ। सर इसका नेतृत्व था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? हेक्टर मुनरो वर्सेस, यानी हेक्टर मुनरो वर्सेस कौन? सिराजउद्दौला। सिराजउद्दौला
मीर कासिम, मीर कासिम। सर ये मीर कासिम कौन है? मीर कासिम वही है जब किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था, तब सिराजुद्दौला को हटा के मैंने बताया था आपको अपना एक शासक बैठा दिया था जिसका नाम था मीर कासिम। तो अब फिलहाल बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब कौन बैठा हुआ था? जो अंग्रेजों के नीचे बैठता था, यानी अंग्रेजों ने बैठाया था इसको, तो इसका नाम क्या था? मीर कासिम। दूसरी तरफ ये सुजाउद्दौला कौन है सर? ये सिराजुद्दौला और सुजाउद्दौला अलग अलग हैं क्या? हाँ बिल्कुल, एक था सिराजुद्दौला, दूसरे थे सुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला जो था वो बंगाल का नवाब था जो कि बैटल ऑफ प्लासी में था। उसी की जगह कौन बैठाया? मीर कासिम। और सर ये कौन है सुजाउद्दौला? ये है अवध का नवाब, अवध का नवाब। ये कौन है? अवध का नवाब। तो कौन कौन थे? मीर कासिम, साथ में सुजाउद्दौला थे अवध का नवाब। साथ में कौन कौन थे? मीर कासिम। बोले तो मीर कासिम किसकी जगह बैठाया था अंग्रेजों ने? सिराजुद्दौला की जगह पे, जो कि बंगाल का नवाब बन के बैठा है, यानी कि किसका चमचा? अंग्रेजों का चमचा। किसका? हेक्टर मुनरो का चमचा, यानी हेक्टर मुनरो ही तो बैठा के गया था इसको बंगाल की गद्दी पर। तो किसका शासन हुआ? सीधे सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी का ही तो शासन हुआ। साथ में अवध का जो नवाब है, अवध का जो शासक है वो कौन है? सुजाउद्दौला। साथ में कौन है? शाह आलम द्वितीय, यानी शाह आलम सेकंड। सर ये शाह आलम सेकंड कौन है? ये शाह आलम सेकंड है औरंगजेब का पोता। तो सर ये जो औरंगजेब थे मुगल शासक, उनका भी एक छोटा सा राज रह गया था क्या? हाँ बिल्कुल, यहाँ मुगल बहुत ही छोटे से क्षेत्र में सुकड़ कर रह गए थे, कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे। तो ये क्या थी? यूनाइटेड आर्मी, यानी संयुक्त सेना। किस किस की संयुक्त सेना? सर मीर कासिम, सुजाउद्दौला, साथ में शाह आलम द्वितीय। ये सभी किससे लड़ाई कर रहे थे? हेक्टर मुनरो से। हेक्टर मुनरो किसके शासक थे? ये थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो सर इसका कमांडर कौन था? इस सेना का कमांडर कौन था? इस सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे मीर कासिम। और सर प्लासी वाले युद्ध में कौन कर रहा था? प्लासी वाले में कर रहा था नेतृत्व सिराजुद्दौला, और इसमें मीर कासिम। ठीक, तो सर यहाँ वन कौन होता है? विनर। यहाँ जो विनर होता है वो होता है टेक्टर, यानी हेक्टर मुनरो। अब मैं फ्रैंक मजाक में इसको टेक्टर मुनरो भी बोलता हूँ याद करने के लिए, लेकिन इसका रियल नाम क्या है? हेक्टर मुनरो। ठीक, तो यहां से बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आते हैं। इसी के बाद अब भारतीय संविधान की बात होगी। अब अंग्रेज लगातार 2 युद्ध जीत गए। पहला युद्ध कौन था? बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी जीते। कब जीते? सन 1757 में। और सन 1764 में कौन सा जीते? बैटल ऑफ बक्सर। बैटल बोले तो युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर जीते। अब लगातार 2 युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों का शासन कहाँ आ गया? बंगाल में। तो जब बंगाल में शासन आ गया तो वो अपने नियम और कानून लागू करेंगे ना। अब कहाँ शासन आ गया? बंगाल में। बंगाल में किसका शासन आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी अंग्रेजों का किस शासन आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कहाँ आ गया? बंगाल में। अब ये जब शासन आ गया तो उन्होंने सोचा कि यहाँ की जनता है ऐसे तो मानने वाली नहीं है, यानी कि पहले पढ़े लिखे लोग भी होते थे, कुछ नहीं होते थे, तो भैया वो अपने मन मर्जी कार्य करेंगे ना। तो उनके लिए अंग्रेजों ने, यानी ब्रिटिशर्स ने क्या बनाया? रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट। और एक्ट को ही क्या बोला जाता है? अधिनियम। सर ये नियम और कानूनों का एक तौर तरीके सिखाए थे क्या, या रूल और रेगुलेशन बनाए थे? बिल्कुल सही बात। इसका मतलब क्या था सर रेगुलेटिंग एक्ट या अधिनियम?
अधिनियम वो चीज होती है जिसमें एक्ट तो एक ही होता है, एक्ट एक ही होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी बातों को एक ही एक्ट में संबंधित कर दिया जाता है। यानी आर्टिकल किसी एक बात के लिए होता है और एक्ट में बहुत सारी चीजों के लिए एक ही छोटा संविधान बोलते हैं, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए। ये कब लेकर आए सर रेगुलेटिंग एक्ट? सन 1773 ईस्वी में। ये कब आया था सर? सन 1773 ईस्वी में कौन सा एक्ट आया? रेगुलेटिंग एक्ट। तो अब यहां से देखिए, सन 1757 में प्लासी का युद्ध जीते अंग्रेज, सन 1764 में बैटल ऑफ बक्सर विन हुए, उसके तुरंत बाद वो क्या लेकर आए? रेगुलेटिंग एक्ट। सर इतना डिफरेंस क्यों है? 64 में जीतने के बाद 73 में क्यों लेकर आए? ये युद्ध लड़ रहे थे ना, यानी भारत में 100% शासन नहीं था उनका, यानी कहीं था कहीं नहीं था, कहीं भारत के भी तो शासक थे, युद्ध करते थे, ठीक है। 100% शासन करने के लिए अब वो क्या लेकर आए? रेगुलेटिंग एक्ट। और इसी के साथ क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट के साथ बंगाल का गवर्नर जनरल, जिसका नाम क्या था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। सर ये जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग है, ये नाम है किसी का? बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे किसी प्रदेश के अंदर चीफ मिनिस्टर होता है, वैसे ही बंगाल के अंदर गवर्नर जनरल होता था, जिसका नाम क्या था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो सर बंगाल का गवर्नर जनरल कब आया? सन 1773 ईस्वी में। किसके द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। यानी रेगुलेटिंग एक्ट एक नियम और कानून आए और उसमें क्या लिखा गया कि बंगाल का एक गवर्नर जनरल बैठाया जाएगा। साथ में क्या हुआ सर? इसका मतलब क्या है रेगुलेटिंग एक्ट का? तो वही आपको बताने वाले हैं, इसको रफ करिए।